तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज 8.2 वो मैंने आपको प्रीवियस टर्न पे बताई थी। तो हम लोग उसी के आगे कर रहे हैं। और ये जो कंटिन्यूएशन है ये क्लास 11th बाइनोमियल थ्योरम उसी का कंटिन्यूएशन है। तो उसको हम लोग सीखेंगे और इसमें और पॉसिबल क्वेश्चंस कौन से होते हैं और क्या कंसेप्ट्स होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पहले इसी को ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और आपको हमारे साथ लगातार करना है, खाली आप बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास। क्या लिखा है बच्चों, चलो पढ़ना स्टार्ट करो। क्या लिखा है? फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स होल पावर 6। ठीक है। तो बच्चों अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये है 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स होल पावर 6। ये इसका एक्सपेंशन है। ठीक है। और इस एक्सपेंशन में हमें बताना है कि कौन सा टर्म एक्स से इंडिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? अनुष्का, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कहोगी सर सबसे पहले एक मेथड तो ये है कि हम इसको एक्सपेंड कर दें और एक्सपेंड करने पर इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 7। अब उन 7 टर्म्स में हम देख लें कौन से टर्म में एक्स नहीं है। जिस टर्म में एक्स नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। जिस टर्म में एक्स नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हम इसके 7 टर्म लिखेंगे तो हमें तो काफी सारा टाइम लग जाएगा। तो हम 7 टर्म तो लिखेंगे नहीं। तो इसके लिए क्या कंसेप्ट होगा कि मैंने आपको जनरल टर्म का कंसेप्ट बताया था। तो जनरल टर्म का कंसेप्ट क्या बताया था? तुम कहोगे सर सबसे पहले आप जो है इसको 3/2 एक्स स्क्वायर यानी एक्स प्लस ए, आप सबसे पहले इसको x प्लस ए की होल पावर n के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। आप इसको सबसे पहले x प्लस ए की होल पावर n के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले आप इसको इस तरह से ही लिखेंगे। तो सर जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो आपको कुछ टर्म्स क्लियर होंगे कि यहां पर x की जगह ये है और a की जगह ये है। तो x प्लस ए की होल पावर n के एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है? वो होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर आर। तो बच्चों अगर हम इसके एक्सपेंशन का अगर हम जनरल टर्म लिखेंगे तो वो जनरल टर्म क्या आएगा? तुम कहोगे सर वो आएगा टी आर प्लस 1 इज एन सी आर। ये देखिए सर x की जगह है 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर आर। ये बच्चों देखो a की पावर r। क्या सभी को क्लियर हो गया? अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाइए। यानी कि x पे डिपेंडेंट टर्म्स उनको सेपरेट करते जाइए। तो ये हो गया 3/2 की होल पावर 6 माइनस आर, x की पावर 2 इंटू 6 माइनस आर यानी कि 12 माइनस 2r। ये हो गया -1 की पावर आर। नीचे 1/3 है उसको ऊपर लाएंगे तो 3 की पावर माइनस आर। 1/x है उसको ऊपर लाएंगे तो x की पावर माइनस आर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आप जनरल टर्म में x वाले टर्म देखें तो x वाले टर्म अब आपको नजर आने लगेंगे और कोफिशिएंट्स होंगे 6cr 3/2 6 माइनस आर -1 की पावर r 3 की पावर माइनस आर और x की पावर हो गई 12 माइनस 2r माइनस आर। क्योंकि बच्चों अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। ठीक है। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो बच्चों हम लोग को क्या समझ में आया कि जो 12 माइनस 2r माइनस आर है इसको हमें क्या बनाना है? इस पूरे जनरल टर्म में जो x का जो पावर है हमें अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाना है तो उसे हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? r की वैल्यू आ जाएगी 4। और अगर r की वैल्यू 4 आ जाएगी तो आपके पास वो वाला टर्म आ जाएगा जो x से इंडिपेंडेंट है। तो बच्चों x से इंडिपेंडेंट कौन सा टर्म है? वो आप लिखोगे t4 प्लस 1। यानी अगर हम टर्म की बात करें तो वो टर्म कौन सा टर्म है? 5th टर्म है। तो 5th टर्म जो है बच्चों वो आपका क्या है? x से इंडिपेंडेंट है। और अगर आप उसकी वैल्यू लिखेंगे तो वो होगी 6c4 3/2 की होल पावर 6 माइनस 4 दैट मीन 2
-1 की पावर 4 तो वो प्लस हो जाएगा, और 3 की पावर -4 तो उसको हम 1/3 की पावर +4 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आपका फिफ्थ टर्म सीधा सीधा बन जाएगा 6c4, नीचे बचेगा 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 होल स्क्वायर, इसका मतलब 1/6 का स्क्वायर। 1/6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो मेरे ख्याल से एक बार आप लोग चेक कर लो, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो आपका ये फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो बच्चों ओवरऑल कंसेप्ट ये इतना होता है कि अगर आपको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी एक्स उसमें गायब हो उसके एक्सपेंशन में, मतलब कौन से टर्म में एक्स ना हो, तो उसको करने का तो जनरल तरीका है, पहले आप जनरल टर्म लिखेंगे और जनरल टर्म लिखने के बाद उसमें एक्स की पावर को कलेक्ट करके 0 के इक्वल कर देंगे। जैसे ही 0 के इक्वल करेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? ठीक है, सबको समझ में आ गया? एक बार चेक कर लीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए भाई आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग के पास बच्चों यहाँ पर जो एक्सरसाइज है, बेसिकली हम लोग को मिसलेनियस एक्सरसाइज है हम लोग के सामने, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और काफी काफी डिफरेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 है ये, दिस इज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8, इसको आप हेडिंग डाल दीजिए मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8। ठीक है, और हेडिंग डालने के बाद उसका क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि दूसरा क्वेश्चन आपको करना है। ये है दूसरा क्वेश्चन, जस्ट मैं इसको ब्लिंक कर रहा हूं, ये क्वेश्चन है। अगर आप बच्चों थोड़ा भी समझते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम में आपने क्या पढ़ा है, तो आप क्वेश्चंस को आप करना खुद ही ब्लिंक करने लगेगा आपको स्टार्ट करना कि कैसे स्टार्ट करें। तो लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड ए if the coefficient of x square and x cube in the expansion of 3 plus ax whole power 9 are equal। तो बच्चों हमारे पास है 3 plus ax whole power 9, ये गिवन है, और से पूछ रहा फाइंड a if the coefficient of x square and x cube। तो बच्चों इसमें x square और x cube का कोफिशिएंट आपको लिखना है और उन्हें आपको इसमें इक्वल करना है, वहां से आपके पास a की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो कहोगे सर ये तो हम कर लेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x प्लस ए की होल पावर n से कंपेयर करेंगे। तो उसमें जो x है वो किससे रिप्लेस हो गया है, 3 से रिप्लेस हो गया है, और जो a है वो किससे रिप्लेस हो गया है, ax से रिप्लेस हो गया है। तो सबसे पहले हम इसका सर जनरल टर्म ही लिख लेते हैं। इसका जनरल टर्म होगा tr+1 इज ncr x की पावर n माइनस r इंटू ए की पावर, ए की जगह क्या है ax की पावर r। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 9cr 3 की पावर 9 माइनस r a की पावर r इंटू एक्स की पावर r, ऐसा बनेगा, चेक करो। अब जब ये ऐसा बन जाएगा तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट बच्चों समझो, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट। तो बच्चों आप ये बताओगे कि ये एक्स स्क्वायर कब बनेगा, तुम कहोगे सर ये एक्स स्क्वायर तभी बनेगा जब आर इसमें क्या होगा 2 होगा, आर क्या होगा 2 होगा। तो आर इक्वल टू 2 डालने पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये देखो बच्चों मैंने आर की वैल्यू 2 पुट की और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको दिखाई देने लगा, दिखाई देने लगा। फिर से देखो, अब बच्चों आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको x की पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए। तो यहां पर इसको x की पावर 3 कब बनेगा, जब r की वैल्यू क्या हो जाए 3 हो जाए। तो r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये 3+1 हो जाएगा। ठीक है,
और ये हो जाएगा 9c3, समझ में आया? 3 की पावर 9 माइनस 3, सभी बच्चे चेक कर लें, 9c3, 3 की पावर 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 को आप क्या लिखोगे? 6 इंटू ए की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3। तो बच्चों जब आपने क्या पुट कर दिया, इसमें आर की जगह क्या पुट किया? 3 पुट किया, तभी आपके पास क्या आ गया? x की पावर 3 का कोफिशिएंट आ गया। अब बच्चों ये दोनों कोफिशिएंट्स आपस में क्या है? इक्वल है। तो इन दोनों कोफिशिएंट्स को आपस में हम क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, और जैसे इक्वल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी? a की। तो बच्चों करो इक्वल, दैट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9c2 इंटू 3 की पावर 7 a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c3 3 की पावर 6 a3। तो बच्चों क्या आपको समझ में आने लगा है? ये 9c2 हो गया, सिर्फ एक 3 बचेगा, और यहां डिवीजन में आएगा 9c3, और यहां पर a की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। कोई बच्चा है जिसने a की वैल्यू निकाली? एनीवन? किसी ने a की वैल्यू निकाली है तो वो हमको जस्ट बता दे बस। अगर आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। देखिए कैसे करते हैं। इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 माइनस 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 9, 9 माइनस 3, फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे है इंटू 3। बच्चों देखो टर्म्स कैंसिल होते हैं, ये वाला टर्म इस टर्म से क्या होगा? कैंसिल होगा। कैंसिलेशन समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बताएं। ये वाला टर्म इस वाले टर्म से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। चलिए, अब आपके पास क्या बचा? आपके पास है फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 2 इंटू 3। अब समझ में आया? धीरे धीरे मैं कर रहा हूं। चलिए, ये फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल को 3 को लिख दो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 होल डिवाइड बाय 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख दो, ये फैक्टोरियल 2 लिख दो, ये 3 लिख दो। ठीक है, अब देखो ये टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, समझ में आया? यानी a की वैल्यू कितनी निकल के आई? a की वैल्यू निकल के आई 9/7। चेक करिए सबका आ गया। एक एक स्टेप मैंने लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। फिर भी कोई समस्या हो तो आप हमको बता सकते हैं। किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस कर सकता है अभी भी। किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे अब हम लोग आ गए। देखना स्टार्ट करिए, क्या लिखा है? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस 2x की होल पावर 6 इंटू 1 माइनस x की होल पावर 7 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो कह रहा है बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए आपको, जब आप इसके क्या करेंगे, 7 टर्म लिखेंगे, इसके 8 टर्म लिखेंगे, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर जहां जहां x की पावर 5 आएगा वो सारे कोफिशिएंट्स आपको बताने हैं। यानी कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट आपको ओवरऑल बताना है। तो तुम कहोगे सर अगर इसको इस प्रोसेस से करेंगे जैसा आप बता रहे हैं तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, कि पहले हम इसके 7 टर्म लिखें, फिर उसके हम 8 टर्म लिखें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो कैसे करेंगे इसको? तुम कहोगे सर एक मेथड तो ये है कि दोनों के जनरल टर्म लिख लीजिए, है ना, और एक मेथड ये है कि आप कुछ टर्म लिख करके उनको कंपेयर कर लीजिए कि x की पावर 7 कब कब बनने वाला है। तो सर ये एक मेथड हो सकता है। तो सर सबसे पहले अगर हम एक नॉर्मल मेथड की बात करें जो हर बच्चा सोच सकता है, तो वो होगा 1 प्लस 2x की होल पावर 6 का एक्सपेंशन। ये तो हर कोई लिख सकता है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा।
तो कैसे लिखेंगे, लिखोगे NC0, x की जगह तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 होगा, प्लस NC1 NC2, देख लेना कोई स्टेप ना समझ में आए तो बताना, ये तो मैं नॉर्मल से एक एक्सपेंशन लिख रहा हूं बस। 6C3, क्या मेरे को सारे टर्म लिखने की जरूरत है, 6C4 6C5, ठीक है, 6C6, ये देखो बच्चों मैंने टोटल 7 टर्म लिख दिए, ठीक है। चलिए अब हमारे पास दूसरा एक्सपेंशन कौन सा है बच्चों, दूसरा एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स, तो उसको x प्लस ए की होल पावर n के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये कैसे नजर आएगा, देखना स्टार्ट करिए। ये आएगा NC0, फिर x की जगह 1 है तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा, NC1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए की जगह माइनस एक्स है, प्लस 7C2 माइनस एक्स स्क्वायर, 7C3 माइनस एक्स क्यूब, 7C4 माइनस एक्स 4, 7C5 माइनस एक्स 5, 7C6 माइनस एक्स 6, 7C7 माइनस एक्स 7। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हैं, सबके एक्सपेंशन पहले लिखो, उसके बाद सबको मल्टीप्लाई ना करो, तुम ऐसे सोचो कि कौन सा टर्म किसके साथ कब मल्टीप्लाई होगा जिससे हमारे पास x की पावर 5 वाले टर्म्स कलेक्ट होने चालू हो जाए। और एक मेथड ये भी है कि हम दोनों एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिखें और जनरल टर्म लिखने के बाद हम उनको आपस में कंबाइन कर लें। तो एक तो मेथड ये हो गया बच्चों कि आपने दोनों के जनरल एक्सपेंशन लिखे, अब आप सोचना स्टार्ट करिए खुद से ही कि x की पावर 5 कब कब जनरेट होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर आप ध्यान से देखें कि 6C, इधर ध्यान से देखिएगा, जैसे 6C0 वाला जो टर्म है अगर वो इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर 5 आ जाएगा, एक केस ये बन गया। तो इस तरह से केसेस बनाने पड़ेंगे। फिर ये देखो, फिर ये x वाला टर्म हो गया, और अगर ये x वाला टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 4 वाले टर्म से, फिर से x की पावर 5 बन जाएगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा ऑटोमेटिक कि x की पावर 5 कब कब बन सकता है, ठीक है ना। एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड क्या है बच्चों कि आप दोनों के जनरल टर्म लिखिए। जैसे पहले वाले का जनरल टर्म क्या होगा, जरा लिखिए, वो होगा NCR, ठीक है, x की पावर n माइनस आर, एक्स की जगह तो 1 है, इंटू ए की पावर r, यानी कि 2x की पावर r, r की जगह लिख दो यहां पर r, ये मैंने लिख दिया, ये बच्चों मैंने लिख दिया। अब दूसरे वाले टर्म का जनरल एक्सपेंशन लिखो, NCR। अब बच्चों यहां पे R और R दोनों में लिख दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम यहां पे M और N कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हो गया, ठीक है, M और N कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हो गया 7CN 1 की पावर 7 माइनस n इंटू ए की पावर r की जगह यहां पे n है। तो बच्चों इस तरह से आप लिख सकते हो, दोनों के जनरल टर्म हमने मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये बन गया 6CM इंटू 7CN, समझ में आया, इंटू 2 की पावर m इंटू x की पावर m, ध्यान से देखिएगा, माइनस 1 की पावर n इंटू x की पावर n। फिर से देखिए बच्चों, अगर आप समझते हैं तो ध्यान से देखिएगा, 6CM 7CN 2 की पावर m माइनस 1 की पावर n x की पावर m प्लस n, ये हो गया बच्चों, इस तरह से जनरल टर्म को मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। अब बच्चों बताओ आपके पास काम के टर्म कब होंगे, काम के टर्म तभी होंगे ना जब ये वैल्यू क्या बन जाए, ये वैल्यू बन जाए आपकी 5, क्या बन जाए 5, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही लिखा है। तो तुम कहोगे सर ये वैल्यू 5 कब बन सकती है, मतलब m प्लस n का सम 5 कब बन सकता है, बताइए सोच के।
बताओ अन्वेषा, कब कब बन सकता है? तो अन्वेषा कह रही है कि सर अगर आप M0 ले लें, N5 ले लें तो भी बन सकता है, M5 ले लें, N0 ले लें तो भी बन सकता है। बन सकता है कि नहीं? M प्लस N का सब 5। याद रखिएगा M और N इंटीजर्स। M1 ले लें, N4 ले लें, क्यों भाई? M2 ले लें और N3 ले लें। क्या समझ में आ रहा है? M3 ले लें और N क्या ले लें? 2 ले लें। M और क्या ले सकते हैं? 4 ले लें और N क्या ले लें? 1 ले लें। और M5 वाला केस आप पहले से ही लिख चुके हो। तो इन सारे केसेस में इनका सम क्या बन जाएगा? 5 बन सकता है। अब आप जब इसको करोगे तो आप वैल्यूज पुट करते ही समझ जाओगे कि कौन कौन से टर्म्स इसमें बनने वाले हैं। ठीक है ना? तो बच्चों ये एक केस ये भी हो सकता है क्वेश्चन करने को जल्दी करने का। अगर आप क्वेश्चन जल्दी करना चाहते हैं तो इस तरह से दोनों के जनरल टर्म मल्टीप्लाई करके आप जल्दी से वो वाले टर्म खुद ही समझ जाएंगे कि वो कौन कौन से M और N की वैल्यूज पे M प्लस N का सम 5 हो सकता है। समझ में आया सबको? तो ये आपके केसेस हो सकते हैं। और क्या और कोई केस एग्जिस्ट करेगा? अगर करता है तो आप उनको बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 ही केसेस है। ठीक है, तो आप हमको बता सकते हैं आंसर क्या आ रहा है? जरा इसमें M0 और N5 डालने पर बताइए पहला टर्म क्या आएगा। तो मैं एक एक करके लेता हूं। एक बार आएगा बच्चों -21x की पावर 5। ठीक है, फिर दूसरी बार आएगा 12x इंटू 35x की पावर 4। फिर तीसरी बार आएगा 60x स्क्वायर इंटू -35x³। फिर आएगा 160x³ इंटू 21x²। फिर आएगा 240x की पावर 4 -7x। फिर आ सकता है 192x की पावर 5 इंटू 1। तो बच्चों इतने सारे ये 6 के टर्म्स जब आप लिखेंगे तो वो इस तरह से आपके सामने बन के आएंगे। ठीक है, आप समझ गए ना वैल्यूज आपको कहां पुट करनी है? आपको वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है। ये जो एक्सप्रेशन है हर बार हर एक पेयर आप उसमें डालते चले जाइए। एक बार यहां से जनरेट होगा x की पावर 5, फिर यहां से जनरेट होगा, फिर यहां से जनरेट होगा, तो इतने सारे x की पावर 5 वाले टर्म्स आने लगेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 171 x की पावर 5, है ना? तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या हो गया? 171। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया। दूसरा मेथड भी काम आएगा आपको। कब काम आएगा? जब क्वेश्चंस बड़े हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चंस छोटे हैं तो आप डायरेक्टली एक्सपेंशन से भी सोच सकते हैं कि कब कब x की पावर 5 जनरेट हो सकता है। ठीक है अन्वेषा बेटा, तुमको समझ में आए दोनों मेथड? ओके। तो बच्चों एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए दोबारा। तो किसी को रिव्यू करना है अभी भी? ठीक है, किसी को रिव्यू नहीं करना? ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चन को अब रिमूव करते हैं। फाइनली मेथड आपने सीख ही लिया। अब हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं और जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए कैसे करेंगे। दिस इज योर ऑन स्क्रीन। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। सोचिए कैसे होगा। पहले अपने आप से सोचिए क्या करेंगे आप इसमें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया भी है, किया है ना? क्योंकि अगर आपकी 8.1 एक्सरसाइज अगर आपने देखी थी तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन था। बस इतने बड़े बड़े टर्म नहीं थे, छोटे छोटे टर्म थे। तो बच्चों कैसे सोचोगे? कहोगे सर पहले तो हम यहाँ पे टर्म्स में सिमेट्री देख रहे हैं, और जब सब टर्म्स में सिमेट्री है तो हम इसको मान लेते हैं x। तो ये भी हो गया x, ये आपका a है
तो ये भी आपका ए है। तो ओवरऑल सर इसमें हमको ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम इनको ए इसमें लिखा हुआ है पहले से, तो ए नहीं लेते, इसको हम वाई ले लेते हैं। ये वाई और ये भी वाई। तो सर हमारे पास एक तरह से x प्लस वाई की होल पावर 4 प्लस एक्स माइनस वाई की होल पावर 4। सर इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू निकालने के बाद हमें कोई काम नहीं करना होगा। हम x की जगह जहां जहां x दिखाई देगा वहां a स्क्वायर पुट कर देंगे, और जहां जहां y दिखाई देगा उसकी जगह स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपका ओवरऑल काम है क्या? आपके काम बस इतना है कि आप इसको सिंप्लीफाई करके बता दें कि ये क्या आ रहा है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके जरा हमको बता दिए क्या आ रहा है। पहले आप इसका एक्सपेंशन ओपन कर लीजिए, अपनी कॉपी में करिए, मैं भी कर रहा हूं। 4c0 x की पावर 4, 4c1 x की पावर 3 y, 4c2 x स्क्वायर y स्क्वायर, 4c3 x y क्यूब, 4c4 y4, फिर x माइनस वाई होल पावर 4, 4c0 x की पावर 4, 4c1 x की पावर 3 इंटू माइनस वाई, 4c2 x की पावर 2 माइनस वाई स्क्वायर, 4c3 x माइनस वाई क्यूब, 4c4 माइनस वाई 4। ये आ गया। दोनों को जरा ऐड करिए तो आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा, काफी सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, वैल्यू सब पुट कर दीजिए। तो फाइनली 4c0 की वैल्यू 1 होगी, 4c1 की वैल्यू 4 होगी, 4c2 की वैल्यू 6 होगी। ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 4c3 इज इक्वल टू 4c4 माइनस 3 हो जाएगा, 4c3 1 हो जाएगा, 4c4 1 हो जाएगा, सॉरी 4c3 4 हो जाएगा और 4c4 1 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये आप समझ रहे हैं ना कि 4c0 की जगह 1 पुट करना है, 4c1 और 4c3 ये दोनों इक्वल होंगे 4 के, 4c4 1 होगा, 4c2 6 होगा। ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद का जो आपके पास फाइनल एक्सपेंशन आएगा, वो फाइनल एक्सपेंशन कुछ इस तरह से आएगा, 2 टाइम्स। किसी का निकल के आया, सारे टर्म 2 टाइम्स हो जाएंगे। 2 टाइम्स आएगा x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4। अब आप चेक कर लीजिए क्या आपका आया है। एक बार कॉपी में देखिए जरा, 1 मिनट करके कॉपी में करके देखिए सभी लोग। x की पावर 4 वाला आ जाएगा ना दोनों को ऐड करने पे। x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 साफ साफ दिखाई दे रहा है, 2x की पावर 4। और सेकंड वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? चेक करो, अनुष्का आ गया तुम्हारा? हाँ भाई, अक्षर तुम्हारा आया बेटा, बढ़े आगे। तनिष्क, ठीक है आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहां पर अब आप पुट कर दीजिए जो मैंने वैल्यूज बताई थी। एक्स की जगह, ये एक्स की जगह पुट करना है, ए स्क्वायर, वाई की जगह है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1। ये सब पुट कर दीजिए यहाँ पे। जैसे आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स एक्स की जगह ए स्क्वायर, तो ये की पावर 4, एक्स की जगह ए स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर होगा, और फिर है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर 4 होगी। ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, करिए अपने आप, इतना काम तो आपको खुद करना पड़ेगा। ए की पावर 8, 6 ए की पावर 4, ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा है।
2 टाइम्स। इसको ओपन कर लीजिए, इसको सभी बच्चे ओपन कर लें। तो बच्चों जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर 8 प्लस 6a की पावर 6 माइनस 6a की पावर 4। इसको ओपन कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब कंबाइन कर लीजिए सारे टर्म्स, तो ये हो जाएगा a की पावर 8, ठीक है, 6a की पावर 6 माइनस 5a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये बच्चों मैंने आंसर फाइनल आपका मैच करा के दे दिया है। अब आप चेक कर लीजिए। क्या लिखा सभी लोगों ने, क्वेश्चन किया? चेक करिए सबका हो गया। ठीक है, सबका हो गया। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करें। यस सर। ओके, तो बच्चों हम लोग के पास अब जो है यहाँ पे फाइनल एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग उसको भी कर लेते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या गिवन है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है फाइंड a comma b and n in the expansion of a plus b की whole power n if the first 3 terms of the expansion are this and this। यानी a plus b की whole power n में सबसे पहले 3 टर्म लिखो। लिखा है if the first 3 terms expansion में हमको पता है a b n चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो a प्लस बी की होल पावर n में एक्सपेंशन में पहला टर्म आएगा nc0, ये तो आएगा a की पावर n। दूसरा टर्म आएगा nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी। फिर आएगा nc2 a की पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर। तो हमको बाकी टर्म से नहीं मतलब है, हमको पहले 3 टर्म से मतलब है। हमारे पास गिवन है कि इस टर्म की वैल्यू 729 है, इस टर्म की वैल्यू 7290 है, और इस वाले टर्म की वैल्यू 30375 है। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब ये पूछ रहा है अगर आपको ये सब पता है तो आपको ए बी और एन को इवैल्यूएट करके देना है। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं यहां पे? क्यों भाई, सब लोग रेडी हैं? समझ गए? तो सबसे पहले बच्चों nc0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास बन जाएगा a की पावर n इज इक्वल टू 729। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड टर्म सबको नजर आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करिए। nc1 की वैल्यू कितनी होती है? n होती है। a की पावर n माइनस 1 इंटू बी, ये वैल्यू कितनी है? 7290। ये इक्वेशन बन गई आपकी 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 देखिए बच्चों, उसमें लिखा है nc2। अगर आप nc2 को सिंप्लीफाई करना नहीं जानते तो मैं आपको कर देता हूं। दिस इज फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2। ऊपर से n बाहर निकालिए, n माइनस 1 बाहर निकालिए, और n माइनस 2 का फैक्टोरियल नीचे से कैंसिल कर दीजिए,
तो NC2 की वैल्यू होगी n इंटू n माइनस वन अपॉन टू इंटू ए की पावर n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर। ये वैल्यू है 30375। तो बच्चों आपके पास ये तीन इक्वेशंस है और तीन अननोन है। तीन इक्वेशंस, तीन अननोन। अब आपको ये काम करना है कि आप इसको अपने हिसाब से कितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं वो करिए। जैसे बच्चों अगर आप सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट करके देखिए क्या होता है। तो ए की पावर n से ए की पावर n तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप करके चेक करिए। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करिए। जब आप करेंगे तो आपके पास बचेगा सिर्फ nb बाय a इज इक्वल टू 10। ये एक रिलेशन बनेगा। उसके बाद क्या करिए, आप जो थर्ड है उसको डिवाइड कर दीजिए 2 वाले से। तो जैसे ही थर्ड को आप 2 वाले से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक और रिलेशन बन के आ जाएगा। काफी सारे टर्म्स कैंसिल होंगे, जरा करके देखिए तो पता पड़ेगा। थर्ड वाले को 2 से डिवाइड करिए, काफी सारे टर्म्स कैंसिल होंगे। जो बचे हुए टर्म है वो लिखिए जरा, क्या बचा। जो बचे हुए टर्म है वो निकल के आएंगे n माइनस वन इंटू बी होल डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 25/3। चलो चेक करिए, n माइनस वन टाइम्स बी होल डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 25/3। क्या थर्ड को 2 से डिवाइड करने पे ऐसा सभी के साथ हुआ है? चेक करिए जरा। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए भले आप। इसको आप लिख लीजिए nb माइनस बी, या ऐसे लिख लीजिए nb बाय ए माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 25/3। इसको ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि आप बच्चों nb बाय ए की वैल्यू पहले से जानते हैं। ये देखिए nb बाय ए की वैल्यू आप पहले से जानते हैं, कितनी है 10। तो ये हो गई 10 माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 25/3। तो बच्चों यहां से b बाय ए की वैल्यू निकल आएगी सिंप्लीफाई करने पर। कितना है b बाय ए सिंप्लीफाई करने पर? 10 माइनस 25/3 विच इज इक्वल टू 5/3। तो बच्चों आपने यहां से b बाय ए की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। समझे भाई, आपने यहां से b बाय ए की वैल्यू निकाल ली। तो अगर b बाय ए आपका आ गया है तो आपके पास तो क्वेश्चन खत्म हो गया। क्योंकि आप कहोगे कि सर आपने ये वाली जो इक्वेशन बनाई थी nb बाय ए इज इक्वल टू 10, उसमें b बाय ए तो निकल आया है। और अगर हम ये b बाय ए को, मतलब b बाय ए को अगर हम पुट कर देते हैं इन फोर वाले में, तो हमारे पास बचेगा nb बाय ए इज इक्वल टू 10। 4 वाले में पुट कर दिया तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू कितनी निकल आई? n की वैल्यू आ गई 6। और अगर n की वैल्यू निकल आई तो उसके बाद तो आप काफी कुछ काम कर सकते हैं, है ना। क्यों भाई, अगर n की वैल्यू 6 निकल के आ गई तो इक्वेशन नंबर 1 देखो, उसमें आपके पास गिवन था a की पावर n यानी a की पावर 6 इज इक्वल टू 729। तो आप यहां पे क्या सोच के बता सकते हैं किसकी पावर अगर हम 6 करें तो 729 आ जाए? तो ये होता है 3 की पावर 6। या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 729 की होल पावर 1/6। तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 6 बार होगा। तो ये a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। और b बाय ए इज इक्वल टू 5/3 में b बाय ए इज इक्वल टू 5/3 में अगर आप a पुट कर देंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अपने भी कैलकुलेशंस करिए आप। b भी निकल आया, a भी निकल आया, n भी निकल आया। नहीं समझ में आया तो भाई दोबारा बताओ, दोबारा बता देंगे, फिर भी आप चेक करो एक बार। जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आया दोबारा बताइए हमको, दोबारा भी हम कर सकते हैं। कैलकुलेशंस में थोड़ी मेहनत करिए, आपका भी हो जाएगा। ठीक है, हो गया, डन। अन्वेषा डन? ओके।
बच्चों अपने एन बी ए का आंसर मैच कर लो। सभी बच्चे अपना आंसर मैच करें। अक्षत आंसर मैच कर रहा है? यस सर। ओके ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक हम लोग यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसकी पिछली वाली एक्सरसाइज में 2-4 क्वेश्चंस रह गए थे, उनको भी निपटा लेते हैं। देखें यहाँ पर क्वेश्चंस कौन से थे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक तो किया था, क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज 8.2 का है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन है ये। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए की होल पावर m प्लस n, प्रूव दैट कोफिशिएंट्स ऑफ a की पावर n इन a की पावर n आर इक्वल। तो किसके एक्सपेंशन की बात चल रही है? 1 प्लस ए की होल पावर m प्लस n की। ठीक है, चलिए तो बच्चों अगर हम इसके एक्सपेंशन की बात करते हैं तो क्या सोचना पड़ेगा? x प्लस ए की होल पावर n जैसे सोचना पड़ेगा, है ना। चलिए सबसे पहले हम इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो टी आर प्लस वन, ठीक है, कैसे लिखेंगे? टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, एक्स की जगह तो वन है, इंटू ए की पावर आर, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ये हो गया। अब बच्चों आप ये बताओ कि ये a की पावर m कब बनेगा? जब ये a की पावर m तभी बनेगा जब r क्या हो? r आपका m हो। यानी r की जगह अगर आप m पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा m प्लस एन सी एम a की पावर m। फिर बच्चों देखो ये a की पावर n कब बनेगा? ये a की पावर n तभी बनेगा जब r की जगह आप n पुट कर दो। तो ये टी एन प्लस वन इज इक्वल टू m प्लस एन सी एन ए की पावर n। अब बच्चों इस क्वेश्चन में तो काफी आसान काम है। हमसे कहा गया है कि इन दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल है, यानी जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है, ये दोनों वैल्यू सेम है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो दैट मींस, क्या आपको ये दोनों वैल्यूज सेम नजर आ रही हैं? क्या आपको ये दोनों वैल्यूज सेम नजर आ रही हैं? कहोगे यस सर बिल्कुल है, क्योंकि आपने पढ़ाया था कि जो NCR होता है वो NCN माइनस आर के इक्वल होता है। मतलब जैसे जो 5C2 होता है वही 5C5 माइनस 2 मतलब 5C3 भी होता है, दोनों ही की वैल्यू 10 होती है। तो सर अगर आप ध्यान से देखें तो m प्लस एन सी एम जो है इसको हम लिख सकते हैं m प्लस एन सी m प्लस एन माइनस एम लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा m प्लस एन सी, m से m कैंसिल, सी एम। तो ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं ना, यानी जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया, बहुत बड़ा कोई काम नहीं है, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन तो इजी है। बाकी इस एक्सरसाइज में बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप कर सकते हैं, कोई आपको डिफिकल्ट लगेंगे नहीं, आप एक बार ट्राई भी कर लीजिएगा भले। ठीक है, इस एक्सरसाइज में अब सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब कोई डिफिकल्ट लग नहीं रहा है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, जरा इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 को देख के काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का एक्सपेंशन लोगों को थोड़ा सा अजीब टाइप लगता है। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस का है ये। कैसे करेंगे इसको? तुम कहोगे सर आपने तो एक्सपेंशन x प्लस ए की होल पावर n का बताया है, ऐसा तो कोई एक्सपेंशन बताया नहीं कि x प्लस ए प्लस बी, इस टाइप का तो कोई बताया नहीं, है ना। अगर इस टाइप का नहीं बताया है तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको करने के लिए हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। ये देखो 1 प्लस एक्स बाई टू को x मान लेंगे और जो तुम्हारा a है उसको -2/x लिख देंगे।
इस तरीके से हम इस एक्सपेंशन को कंसिडर करेंगे। ठीक है, यानी आप कहोगे सर x की जगह क्या है, ये x की जगह है और ये a की जगह है, यानी x प्लस a की होल पावर n में। अब आपको शायद समझ में आए। तो अब तो आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते थे। कैसे करोगे एक्सपेंशन? तुम कहोगे सर इसका एक्सपेंशन होगा nc0 x की पावर n, यानी 1 प्लस एक्स बाई 2 की होल पावर 4, ठीक है, प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 3, ठीक है, इंटू a, प्लस nc2, ठीक है। अब तो ये जानते हो भाई, एक्सपेंशन करते चले जाओ, एक पावर कम होती है, दूसरी पावर्स को कंपनसेट करने के लिए बढ़ जाती है। तो द लास्ट टर्म इज 4c4, दिस इज योर लास्ट टर्म, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने एक्सपेंड तो कर लिया, क्या हम एग्जाम में इतना छोड़ सकते हैं कि इसके आगे भी करना होगा? आप एग्जाम में इतना छोड़ सकते हैं, अगर ये एग्जाम में आता है तो आप एग्जाम में इतना छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पास अगर पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आप इसको फर्दर फिर से एक्सपेंड कर सकते हैं। क्योंकि आप इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी फर्दर इनको ओपन करके एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन इतना किसी के पास टाइम नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको कम समझ में आया हो तो उसके जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको भी आप खुद से कर सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा फिर। इसके बाद जो मैं आपको प्रिंट कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी आप कर सकते हैं सेम कंसेप्ट से। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो आप इसको भी कर सकते हैं बिल्कुल सेम कंसेप्ट से, बल्कि मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं। चलिए करना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखिए, तो अब आपके पास यहां पर एक नया एक्सपेंशन है, उसमें भी आप क्या करिए, ये जो 3x² माइनस 2ax, ये आपका बन जाएगा पहला टर्म, प्लस 3a², ये बन जाएगा दूसरा टर्म की पावर 3। ध्यान से देखिए, x प्लस a की होल पावर n का एक्सपेंशन, समझ में आ गया सबको? देखिए nc0 x की पावर n, nc0 x की पावर n, n मतलब 3, nc1 x की पावर n माइनस 1 यानी कि 2 इंटू a, nc2 x की पावर n माइनस 2, 3 2, अब यहां पे हो जाएगा 1 इंटू a स्क्वायर, nc3 ये पावर 3 2 1 अब गायब हो गई, अब यहां बचा 3a² होल पावर कितना 3। ये बच्चों मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब एक्सपेंड करने के बाद काम तो इजी हो चुका है, इसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, यहां पे छोड़ना चाहे तो यहां भी छोड़ सकते हैं, वरना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस होल क्यूब को भी ओपन कर सकते हैं, होल स्क्वायर को भी ओपन कर सकते हैं, इनको ओपन करने के बाद फर्दर आप मल्टीप्लाई वगैरह करके भी इसको लिख सकते हैं। इस तरह से आप फर्दर एक बार फिर से भी कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो मैं आपको इसका फाइनल आंसर लिख के दे रहा हूं, आप घर पे एक बार मैच कर लीजिएगा। अगर आप इसको करेंगे तो मैं इसका एक फाइनल आंसर लिख के दे देता हूं, आप इसको घर पे मैच करिएगा, ठीक है।
ओके तो अब हम इसको फाइनल घर पे एक बार मैच करिएगा, मैं इसका आंसर लिख दे देता हूं आपको, ठीक है। दिस इज 27 x to the power 6 minus 54 ax की पावर 5 117 a square x की पावर 4 116 a क्यूब x क्यूब 117 a की पावर 4 x स्क्वायर 54 a की पावर 5 x 27 a टू द पावर 6। ऐसा कुछ बच्चों आंसर निकल के आएगा, लेकिन आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना भी आप छोड़ देंगे तो आपका काम बन जाएगा। आगे करने के लिए आपको ये क्यूब्स वगैरह ओपन करने पड़ेंगे, जैसे ये माइनस बी का होल क्यूब वगैरह होता है, ये सब आप लोग जानते हैं, इसे आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है अनुष्का, समझ में आ गया? ओके तो बच्चों इस तरह से आप ये क्वेश्चंस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के। ये बाइनोमियल थ्योरम क्वेश्चंस के करने का तरीका होता है। अब हम लोग कुछ डिफरेंट वैरायटी के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, जस्ट वेट। तो अब हम लोग बच्चों कुछ डिफरेंट वैरायटीज के भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जैसे आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा सा एंटायरली थोड़ा सा डिफरेंट भी लग सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मैंने आपकी स्क्रीन पे इंडिकेट किया हुआ है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आता है ये, ऐसा उसमें लिखा गया है। दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब आप करके जरा चेक करिए कि आप कुछ समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ट्राई करें एक बार, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। स्टार्ट किया करना। The question is, find the sixth term of the expansion if the binomial coefficient of the third term from the end is 45. तो बच्चों लिखा है, find the sixth term of the expansion if the binomial coefficient of the third term from the end is 45. तो आपको सिक्स्थ टर्म निकालना है। तो सिक्स्थ टर्म बच्चों क्या होगा? सिक्स्थ टर्म अगर आप लिखना चाहें तो वो कैसे दिखाई देगा? तो तुम कहोगे सर अगर आपको सिक्स्थ टर्म लिखना है इसके एक्सपेंशन में, तो सिक्स्थ टर्म कैसे बनेगा? T5+1, ऐसी तो लिखते हैं जनरल टर्म TR+1 के फॉर्म में। तो T6 कब बनेगा? जब हम T5+1 के फॉर्म में लिखेंगे, और वो होगा NCR x की पावर n-r इंटू a की पावर r। ये आपको बच्चों वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, और इसमें हमारे पास डाटा ये गिवन है, इफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, ये आपके पास गिवन है, ये बच्चों आपके पास गिवन है। तो अब बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, इसको हम कैसे सोचें, यानी कि पीछे से हमको थर्ड टर्म लिखना है। तो बच्चों मैंने एक बार बताया था कि जैसे जैसे आप एक्सपेंशन लिखते हैं, जैसे जो पहला वाला कोफिशिएंट होता है वो NC0 होता है, और आखिरी वाला होता है NCN होता है।
तो जो NC0 होता है वही NCN होता है, दोनों की वैल्यू 1 होती है। फिर यहां से जो पहला वाला होता है वो होता है NC2, यही तो होता है, जो पहला वाला होता है वो होता है NC2, समझ में? वहां से क्या आपको एक्सपेंशन क्लियर है कि नहीं? जैसे आप किसी का भी एक्सपेंशन लिखते हैं तो एक्सपेंशन लिखने में जब आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? NC0 x की पावर n, NC1 x की पावर n-1 a, ऐसे लिखते हैं ना। आखिरी में क्या आता है? आखिरी में आता है आपके पास NCN a की पावर n, ऐसे ही तो आता है आखिरी में। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि यहां वाले कोफिशिएंट और इधर वाले कोफिशिएंट जो होते हैं ये वैल्यूज इक्वल होगी। इधर वाला कोफिशिएंट और इधर वाला कोफिशिएंट सेकंड लास्ट वाला, उनकी वैल्यूज क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये कंसेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो आगे और पीछे से इक्वी डिस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यूज क्या होती है? सेम होती है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज 45। तो मैं आपको उसमें लिखवाता हूं, लिख लीजिए आप। वी नो दैट, लिखिए, वी नो दैट द बाइनोमियल कोफिशिएंट, द बाइनोमियल कोएफिशिएंट of third term from the end is equal to binomial coefficient of third term from the beginning। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया जो अभी मैंने इससे पहले अभी थोड़ी देर समझाया था आपको कि भाई ये वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट और इस वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, इक्वी डिस्टेंट होते हैं ना भाई। जो NC अगर आप इसको किसी एक्सपेंशन में लगा के ऑपरेट करना चाहें तो ऑपरेट करके भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जैसे आपने x + a की होल पावर 6 लिखा तो कैसे लिखोगे? 6 ज्यादा हो जाएगा, 4 पे ही कर लो। तो कैसे लिखोगे इसको? आप लिखोगे 4C0 x की पावर 4, 4C1 x की पावर 3, फिर a 4C2 x की पावर 2 a स्क्वायर, 4C3 x a3, 4C4 a की पावर 4। इधर ध्यान दो, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होती है, उसी तरीके से ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। यानी आगे और पीछे से बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। अगर आपको पीछे से थर्ड टर्म चाहिए तो उसका मतलब आगे वाला थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? भाई आगे वाले थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? देखो पहले वाले टर्म का क्या है? NC0, दूसरे वाले टर्म का क्या है? NC1, तीसरे वाले टर्म का क्या होगा? NC2। ये बात समझ में आई? यानी कि अगर आपको पीछे से थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखना है तो वो आगे से थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख लो, क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंट वैल्यू सेम होती है ना। तो यानी कि अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके पास जो पीछे से थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट था वो आगे से थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या बन जाएगा? NC2। क्या बन जाएगा? NC2। और वो वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास? 45। क्या ये सभी को बात क्लियर हुई? क्यों भाई, क्या ये बात सबको क्लियर है? ओके तो बच्चों बस NC2 = 45 इसको यूज करो, यहां से आपके पास n निकल के आ जाएगा। n हमको जल्दी से बता दो, और जैसे ही n निकल के आ जाएगा तो उसके बाद क्वेश्चन को हम जल्दी से खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ n ही तो अननोन है। चलिए बच्चों जल्दी से हमको बता दीजिए। NC2 की वैल्यू 45 है, तो कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल 2 = 45। n निकालेंगे, n-1 निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? n-2। n-2 नीचे वाले n-2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 = 45। अब तो समझ गए होगे भाई? तो यहां से हमको जल्दी से बता दो क्या आया n।
एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू 90। ये हो गया एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, 10 9 जा 90, तो यानी कि -10 और 9, यानी कि इसके फैक्टर हुए n माइनस 10 n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू या तो 10 आएगी और n की वैल्यू -9 हो नहीं सकती, तो आंसर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10। और बच्चों अगर आपका n 10 आ गया तो n 10 आने के बाद क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे खत्म हो जाएगा, आप सीधा सीधा क्या करोगे, इसमें n की वैल्यू डाल के अपना 6th टर्म निकाल लोगे। कर लोगे फाइनली? चलिए अब हम 6th टर्म निकाल ही देते हैं आपको। तो आपका हो जाएगा T6 इज इक्वल टू T5 प्लस 1 इज इक्वल टू NCR। तो n की वैल्यू आपने क्या निकाली, 10, तो हो जाएगा 10C5 y की पावर 1/2 10 माइनस 5 x की पावर 1/3 इंटू पावर r इज 5। तो बच्चों ये आपका 6th टर्म आ गया। तो मेरे ख्याल से 6th टर्म सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने निकाला। ठीक है, तो बच्चों पीछे वाले टर्म का कंसेप्ट क्लियर करिए, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए और आंसर ही ना निकाल पाए। इसलिए मैंने पीछे वाला भी आपको निकालना सिखा दिया कि पीछे के लिए कभी भी कहे तो आपको किस तरह से सोचना है। अगर आपको पीछे से चौथा टर्म चाहिए तो वो भी आगे से चौथा टर्म होगा। तो आगे से अगर मैं आपसे कहता हूं कि पीछे से चौथा टर्म चाहिए तो वो आगे से चौथा टर्म कौन सा होगा, NC3 होगा, है ना, क्या होगा, NC3 होगा। अगर आपको पीछे से पांचवा टर्म चाहिए, बाइनोमियल कोफिशिएंट उसका, तो वो आगे से कौन सा टर्म होगा, आगे से चौथा टर्म होगा, यानी कि NC4। आगे से एक कम क्यों हो जाता है, आगे से एक कम इसलिए हो जा रहा है क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 0 वाला भी फर्स्ट टर्म होता है। आया समझ में? ओके, चलिए फिर से हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 अब आप सभी लोगों को करना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 11 को करना। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 को करना स्टार्ट करें। जब आप क्वेश्चन नंबर 11 को करना स्टार्ट करेंगे तो कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो गया, और इसमें पावर आपको 4 चाहिए, x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। तो हमने कहा ध्यान से देखो, ये है सिंपल काफी। ये लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ कॉमन ऑमन नहीं आ रहा है। कहोगे सर एक काम कर लेते हैं, हम 1 प्लस एक्स को लिख लेते हैं पहले, और एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर 1 प्लस एक्स वहां पे भी आ जाएगा। ध्यान से देखो, मैंने थोड़ा सा इसको फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मैं इस तरह से लिख दूं? ओके, यानी ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 11। क्या यहां तक समझ में आया? इसका मतलब बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस एक्स की होल पावर 11 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 11। ये ऐसा कुछ बन गया। अब तो बच्चों तुमको नॉन एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो गया ना, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और आपको इसमें पहचानना है कि ये एक्स की पावर 4 कब क्रिएट करेगा, ये एक्स की पावर 4 कब क्रिएट करेगा इनका मल्टीप्लीकेशन। तो तुम कहोगे सर बिल्कुल कर सकता है, हम दो मेथड से कर सकते हैं, या तो हम दोनों को एक्सपेंड कर दें, और या बिना एक्सपेंड किए हम उनके जनरल टर्म की हेल्प ले लें। हम दोनों से कर सकते हैं। तो किससे करने हैं आप जैसा बताओ, m और n को यूज करके करें कि दोनों को एक्सपेंड करके करें, जैसा बताइए। क्यों बच्चों, किस तरह से करें? क्या हुआ, थक गए क्या तुम लोग? अक्षत किस मेथड से करें इसको? तो देखो उसका हम पहले जगह लिख देते हैं, जनरल टर्म लिख देते हैं। तो उसका जनरल टर्म क्या होगा,
एन सी आर, अब आर की जगह एम लिख दो, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर। ठीक है, ये इसका हो गया। इसका लिखो एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। आर की जगह यहां पर क्या है वो चेंज कर लो, वहां पे एम तो यहां पर एन, ये लिख दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 11 सी एम 11 सी एन 11 सी एम 11 सी एन एक्स की पावर एम एक्स की पावर 2n। ठीक है, तो ये क्या बना बच्चों, ये ओवरऑल बना 11 सी एम 11 सी एन एक्स की पावर m प्लस 2। अब आप क्या चाहते हो कि ये जो m प्लस 2n है वो क्या बन जाए, वो बन जाए 4। तो अब आप पेयरिंग कर लो कौन कौन से m और n पर ये 4 हो सकता है, और m और n की कंडीशंस याद रखना कि m और n क्या है, इंटीजर्स है ना। चलिए, तो m को हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, n को क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो m को 0 n को 2 ले लो, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 0 4 हो गया। ठीक है, एक तो पेयर ये हो सकता है, और क्या ले सकते हैं, और बताइए भाई क्या ले सकते हैं। तुम कहोगे सर m को 4 ले लीजिए n को 0 ले लीजिए, ये भी ले सकते हैं। और कोई पेयर, और कोई पेयर होगा, कि यही दो पेयर होंगे बस, कोई एक और हो सकता है, किसी और m और n पर क्या ये वैल्यू अपनी 4 दे सकता है। कहोगे सर n को आप 1 ले लीजिए, तो m को क्या लेंगे, 2 ले सकते हैं, ले सकते कि नहीं। यस सर। तो फिर एक और जगह 4 हो सकता है, तो इसका मतलब मेरे ख्याल से ये तीन ही पेयर बनेंगे। तो एक बार m0 n2 डाल के बताओ क्या कोफिशिएंट आ रहा है, फिर m4 और n0 डाल के बताओ क्या कोफिशिएंट आ रहा है ना। तो वही आपके आंसर्स आ जाएंगे, यानी एक आंसर आएगा। चलिए हम आपको निकाल के दे देते हैं फाइनल आंसर। तो m अगर हम 0 डालेंगे तो ये 11c 0 हो जाएगा, और ये 11c 2 हो जाएगा। एक तो ये कोफिशिएंट हो सकता है x की पावर 4 के साथ। ठीक है, और क्या हो सकता है, एक हो सकता है m की जगह 4 डाल दो तो 11c 4 हो जाएगा, और ये 11c 0 हो जाएगा। फिर 11c 2 हो जाएगा, और 11c 1 हो जाएगा। ये वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, ये बच्चों आपको इवैल्यूएट करके मेरे को बताना पड़ेगा कितना आएगा, वही आंसर हो। इवैल्यूएट करके चेक करिए एक बार तो पता पड़ जाएगा। सभी बच्चे इवैल्यूएट करके एक बार चेक कर लें कितना आंसर आ रहा है, एक बार इवैल्यूएट करके चेक करो जरा। ये 11c0 1 होगा, 11c1 11 होगा, आपको सिर्फ 11c2 और 11c4 ये निकालना पड़ेगा। इसको निकाल के एक बार आंसर जरा टैली करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई है जो टैली करा सकता है, किसी का आया। हाँ भाई, किसी का आया आंसर, टैली कर रहा है। जल्दी बताओ भाई। चलो, इसका आंसर वैसे पीछे दिया है, लिख लेना। आंसर आ रहा पीछे 990, यही लिखा है ना आंसर पीछे, पर मैच कर लेना। ठीक है, और एक क्वेश्चन बच्चों रह गया था, उसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं, बाकी आप अपने आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का रह गया, एनसीईआरटी का ही, वो है क्वेश्चन नंबर ये वाला, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 बस रह गया, उसको और बता दें फिर क्लास फिनिश। आ गया 990? किसी का आया? यस सर, आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपकी प्योर एनसीईआरटी का ही वो रह गया था मिसलेनियस एक्सरसाइज का। ये एंड वाला क्वेश्चन है, वाला ही कंसेप्ट है जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, एक बार समझ लो ध्यान से। इसमें लिखा है फाइंड एन इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो बच्चों फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग वो कौन सा टर्म होगा? तो तुम कहोगे सर इसको उस फॉर्म में लिख लें। बिल्कुल लिख लो सर, ये हो गया x प्लस a, इसको सर ऐसे लिख लें कि होल पावर n के फॉर्म में लिख लो। तो इसका बच्चों हमें क्या चाहिए? फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो फिफ्थ टर्म का मतलब क्या हुआ? t4 प्लस 1। कैसे लिखोगे? NCR x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r। क्या सबको क्लियर है? फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब बच्चों यहां पे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, अब तो लिख लोगे ना भाई। जो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड होगा वो आगे से कौन सा टर्म होगा? फोर्थ टर्म होगा ना। तो आगे से फोर्थ टर्म होगा क्यों भाई? जो आगे से फोर्थ टर्म होगा वही पीछे से कौन सा टर्म होगा? फिफ्थ टर्म होगा। और अगर आपको फिफ्थ टर्म पीछे ही वाला लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। बता सकते हो इस एक्सपेंशन में फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा? बताइए। पहले आगे से सोच लो, अगर आगे से नहीं सोच लेते हो तो तुम पीछे से भी लिखोगे। तो आगे से कौन सा होगा? तुम आगे से कहोगे सर आगे से तो वो फोर्थ टर्म होगा। पीछे से सोच ले लो तो पीछे से लिख लो। मैं आपको डायरेक्ट पीछे ही से लिख देता हूं क्योंकि इसमें पीछे से कहा गया है। फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा? वो होगा बच्चों एन सी एन माइनस 4 इंटू ए की पावर 4 इंटू बी की पावर n माइनस 4। ये होगा फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो उस केस में मैं आपको बता देता हूं कैसे है। जो आखिरी टर्म होता है वो क्या होता है? a प्लस बी की होल पावर n का मान लो एक्सपेंशन है। इसके स्टार्टिंग टर्म क्या होगा? स्टार्टिंग टर्म जरा मेरे को लिख के बताओ। वो होगा NC0 a की पावर n, NC1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी। ऐसे ही लिखोगे। जरा आखिरी वाला टर्म बताओ हमको। तुम कहोगे सर NCN b की पावर n, यही होगा ना। उससे पहले वाला टर्म NC, उससे पहले वाला टर्म कौन होगा? NC। अब सोचो, अब सोच पा रहे हो? NCN माइनस 1, ठीक है। NCN माइनस 2, NCN माइनस 3, NCN माइनस 4। ऐसी तो लिखोगे। तो पीछे से फिफ्थ टर्म कौन सा हुआ? यही तो हुआ। पीछे से पहला टर्म, पीछे से दूसरा टर्म, पीछे से तीसरा टर्म, पीछे से चौथा टर्म, पीछे से पांचवा टर्म। बोलो भाई समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्यों भाई? तो बच्चों में ये देखो मैंने यही तो लिखा है कि पीछे से पांचवा टर्म। अब चेक करो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आया? पीछे से पांचवा टर्म। तो बच्चों आगे से पांचवा टर्म और पीछे से पांचवें टर्म का जो रेशियो है वो हमारे पास गिवन है और इसी रेशियो को यूज करके आपको n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो अब बच्चों आपके पास करने के लिए सारा काम है क्योंकि मैटर तो मैंने सारा ही बता दिया है। अब आप इसको अपने आप से करिए और n की वैल्यू निकाल लीजिए। यानी आपके पास क्या रेशियो गिवन है? √6:1। यानी डाटा हो गया NC4 2 की पावर 1/4 n माइनस 4 इंटू 3 की होल पावर माइनस 1/4 4। ये आगे से हो गया और पीछे से बच्चों कौन सा हुआ? पीछे से हो गया NCN माइनस 4 a की पावर 4। तो बच्चों यहाँ a और b की वैल्यूज तो पुट करनी पड़ेंगी। a की जगह क्या है?
ए की जगह है 2^4 होल पावर 4, और बी की जगह क्या है 3^-1/4 n-4। ये रेशियो बच्चों आपके पास गिवन है √6/1। ठीक है, √6/1। इसमें बच्चों काफी सारी टर्म्स कैंसिल होने लगेंगे, जैसे एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर होता है, तो ये वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि आगे से पांचवा टर्म और पीछे से पांचवें टर्म के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होंगे, सेम होते हैं। तो NC4 हो चाहे NCn-4 हो, वो तो सेम होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। जब आप इसको फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू निकल के आएगी, और आंसर आ जाएगा आपके पास n की वैल्यू आएगी 10। अब आप इसको करके चेक कर लीजिएगा। और अभी भी आपके लिए क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिकल्स ना हो तो आप जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए उनको आप रिपीट करिए, तो आपको क्वेश्चंस आने लगेंगे, अगर अभी भी कम समझ में आते हो तो। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गए होंगे, काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, क्लास इज ओवर नाउ, थैंक यू।